गुड मॉर्निंग, राधे राधे। लास्ट के लेक्चर में अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया था? अपने जो कंजर्वेशन लॉ थे वो एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ थे, यथार्थ संरक्षण के नियम, वो अपने कंप्लीट हो चुके थे। अब अपन कौन से लॉ पढ़ेंगे? सन्निकटन कंजर्वेशन लॉ, यानी सन्निकटन संरक्षण नियम या फिर अप्रोक्सीमेशन कंजर्वेशन लॉ। तो मैंने आपको ये हेडिंग थोड़े ना डलवाई थी इसकी, स्टार्ट याद से करेंगे ना ये। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो ये सन्निकटन होते हैं, अप्रोक्सीमेशन कंजर्वेशन लॉ, इनमें करते क्या है कि अपन जो ये चीज़ें रहती है, जो प्रबल अन्योन्य क्रियाओं के लिए जो रहता है ना कण, ये क्या है सिर्फ उन्हीं के लिए काम करता है, ये लेप्टोन के लिए ये लॉ काम नहीं करता। और जो ये लॉ में अपन कौन कौन से नियम पढ़ेंगे इसमें भी फर्दर, जो इसके भी पार्ट हो जाते हैं वो अपन पढ़ते हैं। एक तो आइसोस्पिन होता है, यानी संभारिक पृथक्करण, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं। हालांकि आप आइसोस्पिन ही लिखना है इस चीज़ को। उसके बाद अपन पढ़ते हैं कि आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट, यानी I3 या अपन IZ भी बोलते हैं इसको, जेड डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट। और इसके बाद एक आता है कि जो आपके सबसे मेन होता है वो होता है स्ट्रेंजनेस, यानी विचित्रता। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि इसमें 3 लॉ हैं जो अपने सिलेबस में है, और आगे फर्दर जब आप MSc करोगे, नेट का पेपर दोगे, आगे नेट का, गेट का, जैम का, उनमें क्या है ये सारी चीज़ें आती है। तो अपने जो ये अपन जो मैंने 3 लॉ बताए हैं, यहाँ से क्या है कि कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसके अलावा जो और इसमें दो लॉ और है, एक तो पैरिटी है और एक CPT है, यानी आवेश संयुग्मी समता संरक्षण का नियम, ऐसे कुछ करके है। तो वो भी मैं आपको लिखवा दूंगा। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल ही लिए होंगे, सन्निकटन संरक्षण का नियम। तो इसमें हेडिंग में लिखो कि वह संरक्षण का नियम, स्टार्ट किया है, हेडिंग डालो सन्निकटन संरक्षण का नियम। तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। वह संरक्षण का नियम जो केवल प्रबल अन्योन्य क्रियाओं के लिए मान्य हो। अन्योन्य क्रियाओं के लिए मान्य हो। वह संरक्षण का नियम जो केवल प्रबल अन्योन्य क्रियाओं के लिए मान्य हो। मान्य हो, होता है तो अपन आगे चेक करेंगे होता है नहीं होता। अपन तो अभी स्टार्टिंग में देख ही रहे हैं ना भाई, अपन एक तो हाइपोथेसिस है, ये तो परिकल्पना है। सन्निकटन संरक्षण का नियम कहलाता है। अर्थात दुर्बल अन्योन्य क्रियाओं के लिए परिभाषित नहीं हो। तो यहां तक लिख लिया होगा आपने। उसके बाद अब इसमें कौन कौन से पार्ट आ जाते हैं? एक तो होता है आइसोस्पिन, यानी संभारिक पृथक्करण। उसके बाद होता है एक होता है I3, इसका जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट, और एक होता है स्ट्रेंजनेस। तो ये अपने क्या 3 मेजर हैं, इनमें से क्वेश्चन आता है। इसके अलावा जो मैंने 2 बताए थे, तो समता संरक्षण का नियम और एक CPT, यानी आवेश संयुग्मी संरक्षण का नियम, आवेश संयुग्मी समता संरक्षण का नियम। तो ये क्या है कि ये अपने कोर्स में तो है, बाकी इनका यूज होता नहीं है। और अगर इनका यूज होता है ना, तो अपन सही बात तो ये है कि अपन उनका है ना जो एग्जैक्ट जो नेचर है ना रिएक्शन का,
तो इन दोनों लो से अपन क्या है पता लगा भी नहीं सकते, वो क्या है बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का हो जाता है। तो अपने को क्या है कौन कौन सा पढ़ना है, एक तो आइसोस्पिन यानी संभारिक प्रचक्रण संरक्षण का नियम, एक होता है I3 यानी इसका संभारिक चक्रण का जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट, और एक है स्ट्रेंजनेस यानी विचित्रता। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालो संभारिक प्रचक्रण संरक्षण का नियम या आइसोस्पिन कंजर्वेशन लॉ। संभारिक और आप लिखोगे ना तो ये तो क्या है मैंने हिंदी में लिखवा दिया, आप हमेशा इसको क्या लिखोगे आइसोस्पिन, तो सीधी क्या है एक तो एक वर्ड में कंप्लीट हो जाए, एक आप उसको पूरा लाइन लिखो, तो इसको क्या लिखोगे आइसोस्पिन। तो अब इससे क्या है, ये सिर्फ अपन किन के लिए निकालते हैं, हेड्रोन पार्टिकल्स के लिए। मैंने बताया था कि जो प्रबल अन्योन्य क्रियाओं के लिए मान्य हो, प्रबल के लिए कौन से मान्य होते हैं, जो हेड्रोन्स होते हैं। अब इसमें करते क्या है अपन ने आइसोस्पिन, अब होता क्या है सबसे पहले तो ये मैं बताऊं कि आइसोस्पिन क्या होता है कि जैसे मान लो कि मैंने बताया कि मैंने लिया सिग्मा ले लिया, मान लो मैंने, चलो पायोन्स ले लिया मैं। अब पायोन्स के लिए होता क्या है कि सिर्फ एक तो अपन सबके लिए बोलते हैं कि पायोन्स आ गया मान लो। अब ये पायोन्स क्या है, एक मान लो एक फादर है, अब उसके क्या है तीन बेटे कौन कौन से आ गए, पाई प्लस, पाई जीरो और पाई माइनस। अब अपने को कैसे पता चले, तो ये इसमें अपन क्या करते हैं कि मल्टीप्लिसिटी का यूज करते हैं, बहुक यानी 2i+1 = m। उससे अपने को पता चल जाएगा कि किन किन का नाम क्या है, कि ये प्लस है या ये जीरो या माइनस है। और आइसोस्पिन क्या है कि फिजिकल क्वांटिटी तो होती नहीं है, भौतिक राशि तो होती ही है नहीं, ये होती है कि एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी यानी अमूर्त राशि होती है ये। हाँ, वो राशि मत समझ लेना जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, रसोड़े वाली राशि, वो राशि नहीं है ये। और इसमें होता क्या है कि अपन है ना सबके लिए निकालते हैं, जैसे अपन हेड्रोन्स जितने भी करने प्रोटॉन न्यूट्रॉन के लिए निकालेंगे, फर्दर फिर बेरियंस में क्या क्या आ जाते हैं, मैसोन और हेड्रोन्स में क्या क्या आ जाते हैं, मैसोन और बेरियंस। तो मैसोन में अपन पायोन्स के लिए निकाल लेते हैं, कायोन्स के ईटा के लिए, और उसके अलावा अपन किस किस के लिए निकालते हैं उधर हाइपरोन्स में सिग्मा, ओमेगा, कैस्केड और लैम्डा। और इसका आइसोस्पिन का जो सबसे मेन बात क्या है कि इसके पार्टिकल और एंटी पार्टिकल्स होते हैं ना, उन सब के लिए आइसोस्पिन की वैल्यू सेम रहती है। और क्या लिखवाना बाकी है इसमें, क्या बताऊं मैं, और बस यही है जो इसका मेन वो जो फिजिकल मीनिंग है, यही है कि आइसोस्पिन का जो पार्टिकल और जो एंटी पार्टिकल होते हैं उनके लिए आइसोस्पिन सेम रहती है, और ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी होती है ये। और इनको हाँ एक चीज, जैसे अपन रिएक्शन में देख रहे थे कि अपन इनको वेक्टरली ऐड करते हैं या वो करते हैं, इसको अपन सदिशीय रूप में ऐड करते हैं अपन। जैसे एक तो अपन आवेश के लिए जैसे मान लो कि वो थी न्यूट्रॉन की, वो थी डीके की रिएक्शन थी, वो क्या थी, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रिनो इमिट हो रहा था। तो यहाँ पे अपन चार्ज देख रहे थे, तो कैसे देख रहे थे, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 1 हो गया, और यहाँ भी -1 था। तो यहाँ तो अपन ऐसा ऐड करते हैं, जो आइसोस्पिन को कैसे ऐड करते हैं, I1 + I2 to I1 - I2, ऐसे वेक्टरली ऐड करते हैं इसको अपन, सदिशीय रूप में इसका योगफल करते हैं। तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे करते हैं। तो आपने हेडिंग डाल ली होगी, एक बार मैं और आपको बता देता हूं कि जो ये बहुक होता है, मल्टीप्लिसिटी होती है, ये क्या होती है, ये होती है 2i+1 = m, इसको बोलते हैं अपन बहुक। ये हो गया मल्टीप्लिसिटी। तो अब मैं आपको पहले सारे जितने भी पार्टिकल्स हैं उनके निकलवा देता हूं, फिर जो भी इसकी थ्योरी है मैं आपको लिखवा ही दूंगा। मेन टास्क का अपना लिखना थोड़ा ना, अपना समझना है। तो मेरे को ये बताओ कि सबसे पहले अपन देखते हैं कि हेड्रोन्स में कौन कौन से कण आते हैं, मैसोन और बेरियंस आते हैं। तो सबसे पहले अपन किसके लिए देख लेते हैं, मैसोन के लिए देख लेते हैं अपन। तो मैसोन में क्या क्या आते हैं, या फिर मैं ऐसा करा देता हूं कि मैं सबसे पहले आपको सिंगलेट का करवा देता हूं, फिर डबलेट के लिए करवा देता हूं, फिर ट्रिपलेट के लिए करवा देता हूं,
उसके बाद आप खुद सेट कर लेना कि सिंगलेट में कौन कौन से पार्टिकल है, डबलेट में कौन कौन से और ट्रिपलेट में कौन कौन से है। हाँ, तो अपन क्या करते हैं कि अपन लेते हैं कि एकक कण के लिए जो सिंगलेट होते हैं उनको हिंदी में क्या बोलते हैं, एकक कण। तो अपन क्या लिखेंगे कि 4 सिंगलेट लिख देता हूं मैं, यहां लिख लेना यार, एकक कण के लिए। अब मेरे को बताओ जो सिंगलेट होता है उनके लिए m की वैल्यू क्या होती है? सिंगलेट के लिए 1 होती है। तो यहां क्या करेंगे कि 4 सिंगलेट के लिए कि चूंकि m बराबर क्या हो गया 1, तो अपन इसमें पुट कर देंगे ये वैल्यू। तो यहां क्या आ जाएगा 2i + 1 बराबर 1। तो 2i बराबर ये 0 हो जाएगा भाई, अपन इसका एक इधर ट्रांसफर कर देंगे तो i बराबर क्या आ गया 0। तो जितने भी सिंगलेट पार्टिकल है, अब सिंगलेट कौन कौन से हो गए, मेसोन में कौन क्या हो गया, मेसोन में तो ईटा हो गया और मेसोन हो गया, और उधर बेरियम्स में क्या क्या आता है, ओमेगा भी सिंगलेट ही है। टेबल निकालो आपको यार, आपको यही नहीं पता अभी तो सिंगलेट क्या है डबलेट क्या है। मैं इतने दिन से और क्या बोल रहा हूँ कि कम से कम ये टेबल तो याद कर लो। एक तो है लैम्ब्डा, देखो कि जो हेड्रोन पार्टिकल है उसमें क्या क्या आता है, मेसोन और मैं बता रहा हूँ, एक मिनट रुको। हेड्रोन पार्टिकल्स में मेसोन और बेरियंस आते हैं। तो मेसोन क्या होता है, मेसोन में तो सिंगलेट क्या है, एक तो ईटा है। मेसोन में क्या आते हैं, पायोन्स, कायोन्स और ईटा। तो पायोन्स तो ट्रिपलेट है, कायोन्स डबलेट है और ईटा क्या है 0 होता है, सिंगलेट होता है। उसके अलावा अपन फिर उसमें देखते हैं बेरियंस में, तो बेरियंस में क्या क्या आता है, न्यूक्लियंस आते हैं और हाइपरॉन्स आते हैं। तो हाइपरॉन्स में क्या क्या है, वो सिंगलेट क्या है, सिग्मा ट्रिपलेट हो गया, ओमेगा सिंगलेट हो गया और लैम्डा सिंगलेट हो गया और कैस्केड है वो डबलेट हो गया। तो जितने भी सिंगलेट पार्टिकल है उनके लिए आई की वैल्यू क्या आएगी 0। और पार्टिकल और एंटी पार्टिकल, यानी मान लो आप ओमेगा को ऐसे लिखते हो और इसका जो एंटी पार्टिकल है उसको या तो आप यूं लिख दोगे या फिर यूं लिख दोगे। तो इनके लिए जो आई की वैल्यू आएगी इन दोनों के लिए, वो आई की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। और यहीं से मैं आपको I3 का भी बता देता हूं, जो इसका जेड डायरेक्शनल कंपोनेंट है वो समझ आप यहां से लो, लिखवा मैं आपको वहां दूंगा। और वो समझ यहां इसलिए लो कि अगर मैं वहां ये सारी चीजें बताने बैठूंगा तो ये सारी चीजें मेरे को रिपीट करनी पड़ेगी, वरना तो क्या है कि मैं वहां भी रिपीट कर दूंगा करने में तो, पर यहां से अगर अभी से समझोगे ना उस चीज को तो वो ज्यादा समझ में आ जाएगी। जो I3 होता है वो क्या होता है, वो -I से लेके और +I तक होता है। और अपन इनको किस में लगते हैं, ड्रैग नोटेशंस में। जो आप कैट वेक्टर, ब्रा वेक्टर, उनमें नहीं, वो तो वो हो जाती है, वो स्टैटिक्स वाला पार्ट हो जाता है। ये ड्रैग नोटेशंस क्वांटम में आता है ये सारी चीजें। हालांकि आपके क्या है बीएससी फाइनल ईयर में भी वो पार्ट नहीं है ड्रैग नोटेशंस वाला, आपके ये चलता है एमएससी में, पर यहाँ उनका यूज आ रहा है। तो मैं बता देता हूँ कि जो ये वाला ही फॉर्म रहती है इसको तो बोलते हैं अपन कैट वेक्टर, और जो अपन ये वाली फॉर्म रहती है इसको बोलते हैं ब्रा वेक्टर। तो अपन जो I3 की वैल्यू क्या होती है, अब सिंगलेट के लिए क्या है, सिंगलेट के लिए I और I की वैल्यू 0 है, तो यहां अपन क्या लिख देंगे 4 सिंगलेट के लिए। 4 सिंगलेट I और I3 की वैल्यू। तो अब मेरे को बताओ कि अपन जैसे लैम्डा लिए, तो लैम्डा क्या सिंगलेट है, तो सिंगलेट के लिए I और I3 जैसे लैम्डा के लिए लिए, तो लैम्डा के लिए सिंगलेट और I और I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 0 हो जाएगी। तो I और I3 की वैल्यू क्या हो गई 0 0 हो गई। अब जैसे मान लो अपन पायोन्स के लिए लेते हैं, पाई प्लस के लिए। अब पाई प्लस के लिए भाई पाई प्लस, पाई 0, पाई माइनस के लिए क्या होती है, आइसोस्पिन ट्रिपलेट है तो 1 हो जाएगी। तो अपन वहां क्या लेंगे, जैसे मान लो मैं पाई प्लस के लिए लिख रहा हूं, तो पाई प्लस के लिए मेरे को क्या क्या लिखना है I और I3 की वैल्यू। तो यहाँ क्या आ जाएगा, I तो इसका कितना है 1 और I3 जैसे अब यहाँ प्लस है तो प्लस के लिए अपन प्लस लिख देंगे, 0 के लिए 0 लिख देंगे और माइनस के लिए -1 लिख देंगे। जो उस दिन आपको ये पार्ट समझ में नहीं आ रहा था ना, अब आ गया, आपके आ गया समझ में। बता देना मेरे को नहीं आया तो मैं रिपीट कर दूंगा। तो जैसे पाई प्लस है उसके लिए -1 लिख देंगे। हालांकि ये चीज जब आपको ये ट्रिपलेट के लिए कराऊंगा तो वहां आपके और समझ में आ जाएगी। तो मैं अभी तो इस चीज को हटा देता हूं। आपके ये I3 वाला जो पार्ट था मेरे को समझाने का, वो मैं समझा दिया।
और मैं एक बार आपको और रिपीट कर दूंगा जब आप वहां पढ़ोगे। तो सिंगलेट के लिए ये हो गया। अब डबलेट के लिए देखते हैं अपन। तो डबलेट के लिए मैं यहां इधर साइड में लिख देता हूं फॉर डबलेट। तो डबलेट के लिए m बराबर क्या होता है 2 हो गया। डबलेट डबल होता है तो 2 हो गया। तो अपन यहां क्या लिखेंगे 2i प्लस बराबर 2 आ गया। m की जगह अपन 2 लिख देंगे। तो 2i बराबर क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। तो i बराबर क्या आ गया 1/2। अब जितने भी डबलेट पार्टिकल्स है हेड्रोन पार्टिकल्स, वह अपन लेप्टोन के लिए तो देखते ही नहीं है। लेप्टोन के लिए इसलिए नहीं देखते क्योंकि वो ध्रुवल अन्योन्य क्रियाओं में पार्टिसिपेट करते हैं भाई, वीक उनमें रिएक्शंस में वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो इस वजह से अपन उनका यूज नहीं करते। तो जो डबलेट है उनके लिए ये क्या आ गया 1/2। और जो फिर अपन ट्रिपलेट की बात करेंगे तो ट्रिपलेट में क्या आ जाएगा m बराबर 3 आ जाएगा। तो अपन क्या लिखेंगे फॉर ट्रिपलेट। करवाना जरूरी है। 2i बराबर 2 आ गया और i बराबर 1। अब जितने भी ट्रिपलेट पार्टिकल है, यानी ये मैसोन में तो क्या हो गया पायोन्स हो गया। इधर अपन न्यूक्लियॉन्स तो डबलेट होते ही हैं। इधर अपन हाइप्रोन्स में देखते हैं तो क्या सिग्मा है, बस सिग्मा ही है उधर। तो वो सिग्मा और पायोन्स के लिए जितने भी पार्टिकल और एंटी पार्टिकल है उनके लिए आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ पहले मैं आपको थ्योरी लिखवा देता हूँ, उसके बाद आप ये स्टेप बाय स्टेप लिख लेना। तो सबसे पहले लिखो आइसोस्पिन लिख ही लिया आपने। तो हाँ, तो लिखो कण भौतिकी में कण भौतिकी में बहुक की अवधारणा को समझाने के लिए, हाँ बहुक ये लिखा है ना मैंने, ये रहा। कण भौतिकी में बहुक की अवधारणा को समझाने के लिए एक क्वांटम संख्या को परिभाषित किया। अब आपकी ये चीज भी समझ में आ गई होगी मैंने ये क्यों लिखा है। ये क्या है अपन क्वांटम मैकेनिक्स होती है जो अब जो मैं आपको सेकंड वो पार्ट वो पढ़ाऊंगा बुक, तो वहाँ क्या है ये नोटेशंस आते हैं, ये क्वांटम में यूज करते हैं अपन इनको, इस वजह से ये क्वांटम की ही पार्ट है। क्वांटम संख्या को कण भौतिकी में बहुक की अवधारणा को समझाने के लिए क्वांटम संख्या को परिभाषित किया गया। हाँ गया मैं लास्ट में बोला था। यह क्वांटम संख्या ही आइसोस्पिन या संभारिक, यह क्वांटम संख्या ही, एक बार तो हिंदी में लिख लेना आइसोस्पिन और कोष्टक में लिख लो संभारिक। आइसोस्पिन कोष्टक में लिखो संभारिक, सिर्फ संभारिक। आइसोस्पिन का मतलब संभारिक होता है। आइसोस्पिन प्रचक्रण संख्या कहलाती है। प्रचक्रण क्वांटम संख्या कहलाती है। आइसोस्पिन प्रचक्रण क्वांटम संख्या कहलाती है और इसे आई से व्यक्त करते हैं। और लिखो यह एक भौतिकीय राशि नहीं होती है, यह एक भौतिकीय राशि नहीं होती है। यह अमूर्त राशि होती है। अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट, ऐसे लिख लो अमूर्त। हाँ ऐसे लिखते हैं ना, तय पे नहीं आएगी, किसी पे आएगी, यहाँ आएगी। देख लेना भाई हिंदी में जैसे भी हो, मेरे को तो एब्स्ट्रैक्ट पता है, एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं इसको। अमूर्त राशि होती है।
चलती है अलजेब्रा वाले बुक। इसे सदिशीय योगफल के रूप में लिखा जाता है। हाँ, वेक्टरली अपन ऐड करते हैं ना, इसे सदिशीय रूप में लिखा नहीं, योग किया जाता है, योगफल किया जाता है। योग लिख लो, योग किया जाता है, इसे सदिशीय योग किया जाता है या ऐड किया जाता है। तो यहां तक कंप्लीट हो गया। अब लिखो कि आइसो स्पिन को निम्न सूत्र के द्वारा व्यक्त करते हैं। आइसो स्पिन को निम्न सूत्र के द्वारा व्यक्त करते हैं और ये फॉर्मूला होता है ये। MTR लगा लेना यहाँ पे, मैं तुझे रटूंगा, मैं तुझे रटूंगा। देखिए रटने की जरूरत नहीं है, वैसे याद हो गया होगा एक बार देखने में। अब ये लिख लो सिंगलेट, डबलेट और ट्रिपलेट के लिए, फिर मैं इनकी टेबल बनवा दूंगा आपको। अब आप ये देख रहे होंगे कि यार कितनी टेबल बनेगी, बनेगी जो बनेगी भाई। टेबल में ऐसा कुछ है नहीं, एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगी। और इनकी एक चीज़ और बताऊं, एक बार याद हो जाएगी ना ये, फिर लाइफ में कभी भूलोगे हो नहीं इनको। और याद करना भी क्या यार, ये तो सीधी सी बात है, ट्रिपलेट के लिए 1 है, डबलेट के लिए हाफ है और सिंगलेट, तो ऐसा कुछ है नहीं इस पार्ट में। थोड़ा सा आपको दिक्कत कहाँ आएगी, जब आप इसके I3 कंपोनेंट देखोगे। तो I3 कंपोनेंट के लिए भी क्या है, जो प्लस है उनके लिए प्लस में लिख देंगे, जो माइनस है उनके लिए माइनस में लिख देंगे, और जो जीरो है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ये सिंगलेट के लिए लिख लिया क्या? हाँ आपने अच्छा तीनों के लिए लिख लिया क्या? चलो कोई बात नहीं, लिख लिया तो इसमें लिखवाता हालांकि मैं थोड़ी सी लाइन। अच्छा लिखो, नीचे लिख लो एक बार। अतः स्पष्ट है कि नहीं नहीं, इससे में लिख लो, नोट डालने की जरूरत ही नहीं है। अतः स्पष्ट है कि संभारिक प्रचक्रण में एकक कण के लिए I का मान 0, 0 कहां तक लिख लिया? I0, डबलेट के लिए यानी द्विक कण के लिए डबलेट ही सही है। अब आ गई ना बात। अगर क्या है कि फिजिक्स को अगर एक बार आप इंग्लिश में पढ़ लिए ना, फिर आपको हिंदी में क्या है, फिर मजा नहीं आएगा। इसके वर्ड ही ऐसे होते हैं। अब एक तो एब्स्ट्रैक्ट बोलो, एक अमूर्त बोलो। डबलेट के लिए हाफ तथा ट्रिपलेट के लिए 1 होता है। अब लिखो ट्रिपलेट के लिए त्रिकण के लिए लिख लिया यहां तक। और नीचे लिख लो कि वेक्टरली ऐड किया जाता है, वो तो आपने लिख ही लिया था, तो इसको ऐसे लिख, नहीं लिख लिया उसको तो वेक्टरली ऐड को, पर उसमें ऐसे लिखो I1 माइनस
I1 प्लस I2 2, ऐसे लिख लो। कैसे भी कर सकते हैं, या तो माइनस को इधर लिख लो प्लस को इधर लिख लो, एक ही बात है। ये लाइन भी लिख लो। अब वो मैं लाइन आपको पहले ही लिखा दिया था, आप ऐसे लिख लो। हाँ, किस सदिशीय योग लिख के और फिर ये वाली फॉर्म लिख लो आप कि इसको ऐसे ऐड किया जाता है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल बता दूंगा, उससे आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और अब आता है इसका जो मेन पार्ट, जो अपन पिछले कंजर्वेशन लॉ में पढ़ते आ रहे हैं। तो वही लाइन एक बार क्या है फिर से लिखनी पड़ेगी। जोर से बोलो, धीरे से बोलो, कैसे भी बोलो, वो तो लिखनी तो पड़ेगी सब। तो लिखो, आइसोस्पिन नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू आइसोस्पिन कंजर्वेशन लॉ, हिंदी में लिख लो। इतना लिख लिया, अब हिंदी में छापो। कण भौतिकी के अनुसार, ये तो लिख ही लिया, अकॉर्डिंग टू पार्टिकल फिजिक्स, अकॉर्डिंग टू आइसोस्पिन कंजर्वेशन लॉ, एक ही बात है। तो कण भौतिकी में लिखो, कण भौतिकी में, हाँ, आइसोस्पिन नियम के अनुसार कण भौतिकी में मूल कणों की अभिक्रियाओं के लिए आइसोस्पिन एक संरक्षित राशि होती है। तुम्हारे समझ में आ रहा है ना? चुप चुप बैठा है यार। अर्थात अभिक्रिया से पूर्व तथा अभिक्रिया के पश्चात आइसोस्पिन, बस वही मैटर है, कोई बात नहीं, लिखना पड़ेगा। और नहीं लिखो तो मत लिखो, मैं तो लिखूंगा। अभिक्रिया से पूर्व, अभिक्रिया से पूर्व और अभिक्रिया के पश्चात आइसोस्पिन समान प्राप्त होती है। समान प्राप्त होती है, एक ही बात है। संरक्षित लिख लो, समान लिख लो, कैसे भी लिख लो। जो मेन पर्पस था लिखने का वो ये था। उसके बाद आप वर्ड तो कोई से भी यूज कर सकते हो, और उसमें क्या है। हाँ, अब अपन इसको कैसे ऐड करते हैं, वेक्टरली ऐड करते हैं अपन इसको। मैं ये रहने देता हूँ ऐसे ही। अब मैं एक रिएक्शन बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो मेरे को बता दो, इनमें ट्रिपलेट कौन सा, डबलेट कौन सा और सिंगलेट कौन सा है। ये तो हो गया पाईओन, ये तो ट्रिपलेट हो गया। ये सिंगलेट हो गया, ये डबलेट है, ये भी डबलेट और ये भी डबलेट है। ये डबलेट के न्यूक्लियॉन्स हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो ये डबलेट होते हैं। अब अपन क्या देखते हैं कि अभिक्रिया से पूर्व और अभिक्रिया के पश्चात। अब अपन इनको कैसे ऐड करेंगे, ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा गलती होती है ना, एक तो लेप्टोन वाले में होती है और एक इस वाले में होती है। जो अपन लेप्टोन में तो क्या देखते हैं, प्रत्येक फैमिली का। हाँ, इनमें क्या आई के लिए अपन देखते हैं ना, तो पार्टिकल और एंटी पार्टिकल के लिए वैल्यू एक जैसी होती है। इसमें क्या करो, एक लाइन और लिख लो। आइसोस्पिन के लिए कण और प्रतिकण का मान समान होता है।
ये गलत है स्पेलिंग पार्टिकल की, PRTICL CLE आता है, CLE। ये होती है पार्टिकल की स्पेलिंग। पहले मैं भी ऐसे ही लिखता था। CAL लिखते थे पहले, कई बार तो फ्लो में के भी निकल जाता था। सिद्धांत और स्पेलिंग में तो ये होता है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल सिद्धांत होता है। अब यार देखो इंग्लिश में यही होता है कि एक ही वर्ड के पता नहीं कितने वो निकल जाते हैं। तो यहाँ तक लिख लिया। अब मेरे को ये बताओ अपन इनको कैसे ऐड करेंगे। ये क्या है, I1 हो गया और ये I2 हो गया, इसके लिए भी हाफ है और इसके लिए भी हाफ है। तो अपन इनको कैसे ऐड करेंगे, I1 माइनस I2 टू I1 प्लस I2 टू, यानी कैसे कि एक बार तो ऐसे यहाँ से लेके कहाँ तक हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 तक। तो ये तो वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई और ये 1 हो गई। आगे बात समझ में। हालांकि आपको ये चीज़ वहाँ लिखनी नहीं है, डायरेक्ट करना पड़ेगा। और लिखना चाहो तो लिख देना, कोई बात नहीं, एक एग्जाम्पल के हिसाब से तो लिख लो, फिर आगे जैसे तुम करोगे वैसे कर लेना। तो यहाँ तो क्या लिखोगे, I1 माइनस I2 टू I1 प्लस I2। कोई वैल्यू इसमें माइनस की आ जाएगी, तो मोड़ लग रहा है ना, मोड़ लग रहा है ना, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ 2 है 2, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक। अब सही है। तो ये क्या हो गई, ये तो 0 हो गई और ये 1 हो गई। अब अपन इधर देखते हैं, तो इसके लिए अपन ये 1 हो गई, ये 0 हो गई, ये कितनी हो गई, हाफ हो गई और ये हाफ हो गई। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये तो 0, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो सबसे पहले अपन, अब इनमें क्या है, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको यहीं आती है। मैंने ये बड़ी रिएक्शन में चाहता, छोटी रिएक्शन भी ले सकता था, पर एक बार क्या यहाँ क्लियर हो जाएगा आपको ये सारी चीज। तो सबसे पहले अब अपन कैसे करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे 1 ही रहता, तो अपन कैसे करते हैं, 1 माइनस 1 टू 1 प्लस 1, यानी 0 टू 0 1 और 2। ये 2 है ना, इसका मतलब यही है 0, मतलब जहां से लेके वहां तक। जैसे मान लो कि आपके यहाँ 2 आ जाता, यहाँ 1 प्लस 1 मान लो, तो ये क्या आ जाता 2। अब ये 2 का मतलब कहाँ है, यहां से लेके यहां तक। यानी मान लो कि यहाँ पे 10 टेबल रखी है, आप देख रहे हो कि यहां से यहां तक, तो आप ऐसे थोड़े ना देखोगे कि सिर्फ एक टेबल रखी है, आप कैसे देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहां फिर क्या हो जाता, 0 1 और 2 ऐसे हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ तो क्या था अपने 1/2 और 1/2 ही था। तो यहाँ 0 था, तो अपन सबसे पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ये तो क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा भाई। 1 में से 0 ऐड घटाओगे तो 1 हो जाएगा, और ऐड करोगे तो 1 हो जाएगा। फिर अपन देखते हैं इसको, तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे, 1 माइनस 1/2 टू 1 प्लस 1/2। भाई ये तो हो गई 0, इसका तो ऐड ही नहीं करेंगे अब, चाहे इसको ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो। मेरे को क्या है, थोड़ी काम आएगी वापस, है ना, ये अभी हाँ भेज देना आप। अपन ऐसे देख रहे हैं कि सबसे पहले इन दोनों के लिए देखेंगे, इनको ऐड करने के बाद फिर एक इसके साथ ऐड करेंगे उसको, फिर इसके साथ करेंगे। अपने को तो सबके साथ देखना है, तो अपन क्या करेंगे कि सबसे पहले इन दोनों को देखेंगे। तो ये तो क्या हो गया, 1 ही हो गया, चाहे 1 में 0 ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, 1 हो गया। तो ये तो क्या हो गया, 1 हो गया, तो मैं इस चीज को तो लिख ही नहीं रहा। फिर अपन किसके साथ देखते हैं, इसके साथ 1/2 के साथ देखेंगे अपन। तो 1/2 के साथ देखेंगे तो मैं क्या लिखूंगा, एक बार तो 1 माइनस 1/2 टू 1 प्लस 1/2। तो ये तो क्या हो गया, ये 1/2 हो गया, और ये क्या हो गया 3/2। तो अब क्या हाफ इंटीजर है, तो इनके बीच में कोई वैल्यू नहीं आ रही, 1/2 के बाद सीधे जस्ट 3/2 ही आती है। कि 1/2 में आप 1 ऐड करोगे तो 3/2 ही होता है, उसके अलावा कोई अदर क्वांटिटी आई नहीं रही उसमें। तो ये क्या हो गया 3/2। अब इसमें यहाँ तक कंप्लीट हो चुका, अब मैं इसमें ये चीज़ और जोड़ूंगा। अब वो कैसे जोड़ूंगा, मैं एक बार इसके साथ जोड़ूंगा और एक बार इसके साथ जोड़ूंगा अलग अलग। तो जब मैं अब ये मान लो ये 1/2 और है, अब मैं 1/2 को 1/2 के साथ जोड़ूंगा तो क्या आएगा, एक बार तो 0 आ जाएगा इसके बेस पे और एक बार 1 आ जाएगा।
तो यहाँ क्या आ जाएगा, मैं एक बार लिख ही देता हूँ, 1 माइनस 1/2 टू 1/2 प्लस 1/2। ये तो एक फॉर्म होगा, और इस 3/2 के साथ क्या जाएगा, 3/2 माइनस 1/2 टू 3/2 प्लस 1/2। ये ऐसे ऐड करते हैं इसको। ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा जो गलती होती है ना, वो या तो आपके लेप्टोन में होती है या फिर आइसोस्पिन को ऐड करते हैं। वैसे I3 के तो जैसे अपन सीधे करते हैं ना, वैसे ही हो जाएगी। जैसे अपन चार्ज पे देखे थे ना आवेश वाला, वैसे ही आइसोस्पिन में भी ऐसा कुछ ही नहीं है। अगर माइनस है तो माइनस आ जाएगा, प्लस है तो प्लस आ जाएगा, जीरो है तो जीरो ही हो जाएगा। आवेश और I3 एक तरीके से एक जैसा ही पार्ट है। समझ में आ रही है सारी चीजें आपकी? बिल्कुल नहीं आ रही हो तो मेरे को वापस कह दो, मैं रिपीट कर दूंगा। आगे समझ में? तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो गया 0, और ये क्या हो गया, ये हो गया 1। ठीक है, ये क्या हो गया, 3/2 में से अपन 1/2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आएगा। अरे दोनों में वो कॉमन ले लो, ये 1 हो गया, और ये क्या हो गया, 3 1 4/2, तो ये 2 हो गया। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 2 2 है ना, 2 आ रहा है तो 1 2, इसमें कोई अदर है ही नहीं, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2। अब आप RHS पार्ट पे जाओ, वो सॉरी LHS पार्ट में। LHS पार्ट में क्या था, 0 और 1, 3 आता है यहाँ पे, तो अपन फिर ऐसे लिखते 0 वो जैसे 1 2 और 3 ऐसे लिखते। हाँ अब आप ये चीज देखना कि अगर इधर से और इधर में, यानी LHS और RHS में अगर एक सिंगल क्वांटिटी भी अगर सेम मिल जाती है, सिंगल भी, जैसे मान लो यहाँ पे 1/2 आता, अभी इधर को तो आप ऐसे देखोगे कि यार ये ब्रैकेट में है ही नहीं ऐसा कुछ, तो इधर अगर आपको यहाँ 0 और अगर इधर भी 0, अगर सिंगल क्वांटिटी भी अगर आपको मिल जाती है, अगर सिंगल क्वांटिटी भी अगर आपको सेम मिल जाती है, तो ये संरक्षित है, नहीं तो ये संरक्षित नहीं है। सिंगल क्वांटिटी भी, इस बात पे जोर दे रहा हूं मैं। अगर इधर 0 आ गया और अगर इधर भी 0 भी आ जाए ना, जैसे मान लो इधर यही है और ये कुछ भी नहीं है, मैं ये हटा दिया, तो भी ये संरक्षित है। सिर्फ 0 के लिए नहीं, सभी के लिए ही है। अगर जैसे मान लो यहाँ 0 भी नहीं हो, सिर्फ अगर ये वाली हो, ये और ये 1 1 ही रहे, जैसे मान लो इधर 0 रहे और इधर 0 और 1 रहे। अब आप ऐसे सोचोगे यार इधर तो 0 और 1 आ रहा है, इधर 0 ही आ रहा है। अगर यहाँ 0 है और इधर भी 0 है, अगर सिंगल के लिए भी है ना, तो ये संरक्षित है। अगर यहाँ 1 है और यहाँ 0 और 1 है, अगर ये 1 है इधर और इधर भी 1 है, यानी अगर एक पर्टिकुलर एक वैल्यू है, अगर दोनों तरफ बराबर आ रही है ना, तो ये संरक्षित है, नहीं तो नहीं है फिर संरक्षित। ये सभी आइसोस्पिन के लिए जब भी निकालेंगे, एक कोई सी भी क्वांटिटी, मैं ये नहीं कह रहा 0 के लिए नहीं बात कर रहा, मैं हर क्वांटिटी के लिए बात कर रहा हूं। जहां तक तुम सोच सकते हो वहां तक अगर वैसी सेम अगर इधर है और अगर उधर है, दोनों तरफ है, तो वो गैस संरक्षित हो जाएगी। और खूब ही गैस है ऐसे तो। अभी तो मैं तो वो ही बताऊंगा ना जो संरक्षित वाला है, इसके लिए आगे फर्दर जब मैं आपको वो करने के लिए दूंगा तो उसमें खूब से आ जाएंगे, वहां करते रहना आराम से बैठ के, उसमें आपको पता चल जाएगा। कैसे मतलब? हाँ ये वाली क्वांटिटी को इसकी बात कर रहे हो ना, तो 0 में तो एक बार बताओ, अगर आप 0 को चाहे ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, वही क्वांटिटी आती है। तो यार एक बार बताओ, आप ऐसे करो 1 - 0 to 1 + 0, ये क्या हो गया 1 to 1। अब एक बार बताओ, ये कोई चीज लिखने की है क्या भाई? सिर्फ यहाँ इसी चीज पे, एक ही चीज पे है, तो ये तो भाई 1 to 1 ये कहाँ तक जाएगा, 1 ही है, एक ही है। तो आप तो ये ध्यान रखना कि कभी भी ऐड करो ना, तो सबसे पहले स्टार्टिंग में ही है ना ये चीज ऐड कर लेना, 0 कोई किसी अगर यहाँ भी हो ना तो आप इसके साथ ही ऐड कर लेना, जिससे क्या है कि एक टर्म तो वहीं से हट जाती है। बाद में फिर जैसे मान लो आप ऐसे ऐड करो 1/2 3/2 और फिर उसके साथ 0, तो फिर क्या है थोड़ा सा अजीब सा लगता है। स्टार्टिंग में ऐड कर लो तो एक तो मातापची खत्म हो गई वहीं पे, ठीक है। तो ये आप उतार लो। ये बड़ा मैं क्या है कि मैं चाहता ना यहाँ पे तो मैं छोटी सी चीज भी ले सकता था और ये चीज आपको करने के लिए दे देता, पर फिर वो क्या है, वो प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। मैं ये देखता हूँ कि एक बार मैं बता दूं, उसके बाद तो फिर खूब से न्यूमेरिकल है, कर लोगे आराम से, क्या है। हाँ, और फिर ये और है कि उसमें तुम्हारे से गलती और होती,
और इनमें ये और चीज़ ध्यान रखना कि मैंने उनमें जो एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ थे उनमें क्या बताया था कि अगर उनमें से एक भी अगर लॉ फॉलो नहीं कर रहा तो वो क्या हो जाता है, नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती। इनमें अगर कोई लॉ फॉलो करता है नहीं करता तो भी वो रिएक्शंस क्या है, एग्जिस्ट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। धीरे कैसे चल रहा है यार पंखा ये। कंडक्शन का मोटर चल रही है। गर्मी ज़्यादा ही हो रही है यार आज तो। नहीं कुछ दिनों में है पर कुछ दिनों में आज ज़्यादा है। पता ही नहीं यार मौसम का साला समझ में नहीं आता। साल सर्दी पड़नी होती है साले जनवरी में तो लोग एसी चला लेते हैं जयपुर में। सही बता रहा हूँ मैं, जब हम पढ़ते थे। हाँ आपने दोनों मान निकाल दिया ना। हाँ इनके बीच में भी 2 लिखना है क्या? इनके बीच में अपन तो इन सबके लिए अलग मैंने कोमा लगा दिया ना यहाँ पे। नहीं इनके बीच में, हाँ, इनके बीच में 2 लिखने की कहाँ जरूरत है भाई। मैं यहाँ लिख दिया ना 2, उसके बाद तो ये बिल्कुल अंडरस्टूड है भाई। मैं यहाँ लिख दिया ना इनके बीच में, यहाँ लिख दिया तो ये तो इन्हीं का तो फॉर्म है ये। तो यहाँ तो 0 to 1 क्या लिखोगे, 0 और 1 ही आएगा। ठीक है, आ गया समझ में। बस लिख दो कि यह अभिक्रिया आइसोस्पिन संरक्षण नियम का पालन करती है। यह अभिक्रिया आइसोस्पिन संरक्षण नियम का पालन करती है। अब आपको एक मैं होमवर्क दे रहा हूं, आप क्या करके लाओगे। अब अभी करो नहीं करो, मेरा टाइम होने वाला है, इस वजह से क्या है मैं तो होमवर्क दे रहा हूँ वो। और होमवर्क उस वजह से नहीं, वैसे भी मैं ये होमवर्क देता ही आपको। इस तरह के क्वेश्चंस नहीं दे रहा, आपको टेबल बना के लानी है। टेबल कैसे मैं बता देता हूँ। इधर तो सीरियल नंबर हो गए, इधर हो गए हेड्रॉन्स कण, है ना। इधर लिख लेना पार्टिकल और इधर लिख लेना एंटी पार्टिकल। अब यहां क्या लिखोगे, और यहां लिख लेना आइसोस्पिन एक बीच में। है ना। अब करोगे क्या, सबसे पहले लिखोगे फॉर सिंगलेट, फिर लिखोगे फॉर डबलेट, और फिर ऐसे ही ट्रिपलेट के लिए कर दोगे। अब सिंगलेट के लिए आपको पता है कौन कौन से कण आते हैं हेड्रॉन्स कण में। सिंगलेट कौन कौन से हैं, लैम्डा है और ओमेगा है, लैम्डा है और ईटा और है। तो वो तीनों चीजें यहाँ लिखोगे, उनके लिए आइसोस्पिन लिखोगे, उनके पार्टिकल लिखोगे और उनके एंटी पार्टिकल लिखोगे, तो उनके लिए भी आइसोस्पिन सेम ही रहेगी। इसी प्रकार ये चीज़ आप रफ में कर लेना, कल मैं फेयर में बनवा दूंगा। मैं ये चीज़ रफ में इसलिए करवा रहा हूँ कि आपको क्या है कि लिखोगे एक बार खुद से, याद भी हो जाएगी और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। फिर लिखोगे डबलेट के लिए, डबलेट जितने भी पार्टिकल है उनके लिए बना लेना, ऐसे ट्रिपलेट के लिए कर लेना, और जो भी फिर कल मॉडिफिकेशन होगा उसमें आप अभी रफ में कर लेना ये चीज़। इससे क्या मैं प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ ये चीज़, वरना तो मैं अभी भी बनवा दूंगा, मुझे तो क्या है 5 मिनट और लगेगी। पर एक बार आप खुद से करोगे तो सारी चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। तो आज का पार्ट आपका यहीं कंप्लीट होता है, और फिर अपन राधे राधे, जय श्री कृष्णा।